अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। केसेस की तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मुल्क भर में कहीं भी कोरोना की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने उन हाई रिस्क शहरों जहां नए केसेस की शरह 8% तक जा पहुंची है, वहां मौसर लॉकडाउन के अलावा नकलो हरकत को महदूद करने की भी तजावीज़ दे दी है। यह तजवीज़ भी सामने आई है कि अहम सर्विसेज को छोड़कर तमाम कमर्शियल जो सरगर्मियां हैं वो रात 8 बजे के बाद बंद कर दी जाएं और हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल तौर पर मार्केटों को भी बंद रखा जाए, जबकि इनडोर जो डाइनिंग है उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। अहम फैसले हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि इन फैसलों का इतलाक सिर्फ और सिर्फ उन शहरों पर होगा जहां जो मस्बत केसेस हैं उनकी शरह गुज़श्ता 3 दिनों में 8% से ज़्यादा रही है, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं वो शामिल हैं। और ये पाबंदी 11 अप्रैल तक के लिए है। लेकिन अहम सवाल अभी बाकी हैं, क्या हुकूमत स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला भी करेगी? वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ऐलान कर चुके हैं कि वो इसके मुखालिफ हैं और 24 तारीख को इस बात का फैसला होगा कि 28 तारीख के बाद गुज़श्ता माह जिन शहरों में तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया गया था, क्या उस पाबंदी में मज़ीद इजाफा किया जाएगा या नहीं। इस सवाल पर भी कन्फ्यूजन है कि क्या वेडिंग हॉल्स पर पाबंदी दोबारा लगाई जाएगी, क्योंकि NCOC के आज की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक 300 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है 300 से ज़्यादा, लेकिन SOPs के साथ जो है वो इकट्ठे हुआ जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं भी SOPs पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा, खुसूसन वेडिंग हॉल्स जहां इस बात का तयन करना ही मुश्किल है कि 300 अफराद की पाबंदी पर भी अमल हो रहा है या नहीं। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत वाज़े फैसले लेती, लेकिन एक बार फिर कन्फ्यूजन जो है वो साफ झलक रही है, जिसकी एक वजह जो है वो कारोबारी तबके की मुश्किलात को बताया जा रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए काफ़ी इकदाम उठा रही है। इस सवाल का इतलाक वैक्सीन की फराहमी पर भी होता है, जहां निजी सेक्टर को कोरोना की वैक्सीन की दरामद की इजाज़त देने के बाद अब कीमत का तयन किया जा रहा है। रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन, उसकी कीमत तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसकी 2 डोजेस की आलमी सतह पर कीमत जो है वो $20 से कम है। और इंडिया में भी बताया जा रहा है कि अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 1500 के करीब पाकिस्तानी रुपए वहाँ पर इंडिया में इस वैक्सीन की कमी है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तय की जाने वाली कीमत जो है वो कम अज़ कम 3 गुना ज़्यादा है। ये क्यों है? ये सवाल भी अहम है कि मुख्तलिफ अक़साम की जो वैक्सीन है उसकी अफादियत को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर-ए-आज़म को वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद कोरोना होने पर वैक्सीन की अफादियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन कुछ नहीं कर सकती। अब दुरुस्त तरीके से हुकूमत ने इस प्रोपेगंडे का भी जवाब नहीं दिया, हालांकि इस मामले पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत थी ताकि अवाम में मौजूद जो बदगुमानी है वैक्सीन के बारे में वो दूर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं खुसूसन 60 साल की से जिनकी एज ज़्यादा है, जो बीमार हैं, उनके लिए वैक्सीन वो सामने आए, वैक्सीनेशन दस्तयाब हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब सिचुएशन इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही है, क्या कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ बनने में 2 हफ्ते तक लग सकते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि यानी कोरोना की वैक्सीन का जो असर है अगर आज आप लगाएं तो उसमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते उस असर शुरू होने में लगते हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर मजीद बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुसीब बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो बिग वेल डन, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को पेशावर के ही एक हॉस्पिटल में HMC में वैक्सीनेशन के लिए ले गया और जिस तरीके से मैं खुद वहाँ पे सारे इंतजामात वगैरह देखे तो क्रेडिट आपको जाना चाहिए, तनकीद तो हम हर वक्त आप पे करते रहते हैं। लेकिन एक मुझे वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है तैमूर साहब, उनमें अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी लगी कि वैक्सीनेशन जो है खुसूसन 60+ में वो हिचकिचा रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं जी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये काम नहीं कर रहा। इमरान खान को भी लगी उसकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही इस हेजिटेशन की वजह से? पहले तो आदिल शुक्रिया और में क्रेडिट जो है वो
हॉस्पिटल्स को जाता है, हॉस्पिटल स्टाफ को जाता है। मेरा इसमें छोटा ही रोल है, और मेरे ख्याल में ज़रूरी है उनको क्रेडिट देना। जो आप वैक्सीन में हिचकिचाहट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम डेफिनेटली इस पे एक रोल प्ले कर सकते हैं, आगाही का, मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने का, लेकिन इसके साथ साथ किसी हद तक ये नेचुरल भी है। कुछ शुरू के दिनों में इवन जो ज्यादा एजुकेटेड सेक्शन था सोसाइटी का, शायद वो हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। शुरू के दिनों में हेल्थ कम्युनिटी भी कर रही थी। जितनी ज्यादा वैक्सीनेशंस होंगी और लोग देखेंगे कि उसका साइड इफेक्ट नहीं है, उतना मेरे ख्याल में ज्यादा लोग जो है वो वैक्सीन के लिए तैयार होंगे। ये बेसिक मैसेज कि वैक्सीन जो भी वो हो, अगर वो अप्रूव्ड वैक्सीन है तो वो सेफ है, वो आपकी हिफाजत करती है कोरोना वायरस से और आपको लगानी चाहिए। ये बेसिक मैसेजेस हमें पूरी सोसाइटी में देना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली, खास तौर पे आजकल जब एक तीसरी लहर चल रही है। ठीक। अच्छा तैमूर साहब, तीसरी लहर अगर देखा जाए तो वो बड़ी तेजी से, स्पेशली जो ब्रिटिश वेरिएंट उसमें आया, बड़ी तेजी से वो फैल रही है। लेकिन जितनी तेजी से तीसरी लहर फैल रही है, उतनी तेजी से ही हमारी आवाम ने फैसला किया है कि शादियां भी करेंगे। हर गली में शादी हो रही है, जहां आप जाएं। SOPs पर कितना अमल दरामद आप इन्फोर्स करवा सकेंगे? 300 से ज़्यादा आउटडोर का कहा गया है, लेकिन एक शादी में भी 1000-1500 से कम बंदा नहीं होता। तो क्या किया जा सकता है? क्या अब वक्त आ चुका है कि NCOC को एटलीस्ट वेडिंग हॉल्स पर पाबंदी लगा देनी चाहिए फॉर वीक 2 वीक्स, कि थोड़ा सा ये मामला काम डाउन हो जाए? आज उन्होंने कहा तो है कि इंडोर इजाज़त नहीं है, आउटडोर सिर्फ 300 से कम होंगे, लेकिन कौन इस पर अमल करता है? आपको पता है मुझसे ज़्यादा। आदिल, 3 चीज़ें। कुछ हमें अपनी एनफोर्समेंट बेहतर करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने। कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लेनी है, क्योंकि सोसाइटी के उस सेक्शंस में भी शादियां हो रही है जिनको सबसे ज्यादा आगाही होनी चाहिए, राइट। और इसके साथ कंटिन्यूअसली तीसरी चीज, हमने ये मैसेज, ये पैगाम सबको देना है कि सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि हमें 2, 3, 4 हफ्ते थोड़ी सी कॉशन, थोड़ा सा एहतियात करना वो बहुत जरूरी है। इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन है कि हम नॉर्मल की तरफ जाएं, और वो बिल्कुल ठीक है कि हम सब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन जब आपको नंबर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, आपको उस वक्त उसका जो असर होता है हॉस्पिटल्स पे, वो नजर नहीं आता। ये मैं आपको कह दूं कि आज के दिन एक्चुअली हमारी हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी भी तकरीबन वहां तक पहुंच गई है जहां पे दूसरे लहर में पहुंची थी। हाँ, हमारी तैयारी बेहतर है, हमारे डॉक्टर्स बेहतर ट्रेंड हैं, लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में आप सबके एक्शंस जो है वो इसी चीज का जो है वो इसको डिटरमिन करेंगे कि हम इस तीसरी लहर को कितनी कामयाबी से इसके साथ हम निपटते हैं। ठीक। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात करेंगे तैमूर साहब। वैक्सीनेशन अभी तो साइनोफार्म है, लेकिन 1-2 वैक्सीन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दे दी गई है। लेकिन उस पर एतराज़ जो बड़ा हो रहा है, खुसूसन रशियन वैक्सीन पर, कि जी गवर्नमेंट ने, इसकी ड्रैप ने प्राइस जो है वो 9000 रखती है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो $15 से $20 के करीब है। तो एक तो KP के लिए क्या, कितनी ये प्राइवेट वैक्सीनेशन, क्या ये भी उसी तरह डिवाइड होंगी? और दूसरा ये कि इसका प्राइस मैकेनिज्म जो है उस पर आपकी क्या टेक है? क्या उतनी होनी चाहिए कि अफोर्डेबल लगे आवाम को? देखिए, अगर आप इसको देखें, जो मेरे ख्याल में तो एक ऐसे भी केस था जहां पे जो इसकी जरूरत है वो हम जो है शायद इसमें प्राइस सेट ना भी करते हैं। देखिए आदिल, ये जो वैक्सीन है जो फॉर पेमेंट है, ये सिर्फ एक सहूलत है उन लोगों के लिए जो जिनकी बारी जो है सरकारी वैक्सीन को लेने में टाइम लगेगा। एक सहूलत है, पाकिस्तान ने पहल की है। पाकिस्तान दुनिया के उन पहले ममालिक में है जिसने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया,
और मेरे ख्याल में अगर देखें, अगर मुझे आप मेरे से खुद पूछें, मैं बिल्कुल वैक्सीन लगाऊंगा। और लेकिन चूंकि मेरे ख्याल में जो फ्री वैक्सीन है जो गवर्नमेंट मंगा रही है, उस पे ज्यादा हक या हेल्थ केयर वर्कर्स का है या उनका है जिनको ज्यादा रिस्क है। तो मेरे ख्याल में जो मेरे तरह के लोग हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर से वैक्सीन अगर वो उठा सकते हैं, उठानी चाहिए। मीनवाइल गवर्नमेंट के साथ इसके बाद कोवैक्स की वैक्सीन भी आएगी, वो 16-17 मिलियन डोजेज आएंगे और इंशाल्लाह उसमें जो है वो तमाम हमारी तमाम बाकी एट रिस्क पॉपुलेशन जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक, तो इसमें तैमूर साहब आप जो कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक फैसिलिटी है जो आप उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं और बड़ी मुश्किल से इसकी एग्जांपल मिलती है कि वैक्सीनेशन कोविड की प्राइवेट सेक्टर में एक्वायर की गई है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि अगर आप बिल्कुल इसकी प्राइसिंग को खुला छोड़ दें तो वो तो फिर 20 और 30 और 40 हज़ार तक पहुँच जाएगी। तो ये भी तो इट्स अ बिट अनफेयर एज वेल कि आप जितना चार्ज कर सकते हैं 20-30% उसके एक्स्ट्रा उसके ऊपर आपके जो एक्सपेंसेस आए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 155% उसके ऊपर मुनाफा चार्ज करना जो है, इसको रोकना भी तो गवर्नमेंट का काम है। हाँ जी, लेकिन इसीलिए ऐसे नहीं हुआ। जो प्राइस है वो ड्रैप ने सेट की है, उसमें उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के मुताबिक सेट की है कि जिस प्राइस पे इंपोर्ट होती है उसके ऊपर एक मार्जिन जो है वो लगाते हैं, वही मार्जिन जो है वो अलाउ किया है। लेकिन इसमें आदिल, मैं दोबारा से कहता हूँ, हम हर चीज पे जो है और आपने आज बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन अगर हम हर चीज पे सिर्फ उसको तनकीद की नजर से देखें तो अगर आप प्राइस को गलत रेगुलेट करें तो फिर प्राइवेट सेक्टर में वो वैक्सीन अवेलेबल ही ना हो। मेरे ख्याल में कीमत 1000 रुपए कम है, 1000 रुपए ज्यादा है, उससे ज्यादा मुनासिब है कि हम इस बात पे फोकस करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हो। याद रखें कि फिलहाल हमारी पॉपुलेशन की सिर्फ वो 3-4-5% वो हिस्सा है जो कि शायद जिनको अवेयरनेस होगी, जिसको वैक्सीन की खुद से डिमांड होगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन से ज्यादा जरूरी जो हमारे लिए कॉमन चैलेंज है वो ये है कि जो बाकी 50-60% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन लगाना है, उनमें हम वैक्सीन की एक्सेप्टेंस जो है वो पैदा करें। और उसके साथ शॉर्ट टर्म में उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये जो पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर आएगा, उसमें भी सिर्फ ब्लेम गेम खेलने के बजाय हमें इमीडिएटली जो एक्शंस करने हुए उन पे हम फोकस करें। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साबिक वजीर सेहत जनाब डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसा ओवरऑल आप देख रहे हैं? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये जो थर्ड वेव है, तीसरी लहर है कोरोना की, ये पहली दो लहर जो थी हमारी पाकिस्तान में, उसकी निस्बत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रहा है, ज़्यादा ख़तरनाक भी है, लेकिन इतना सीरियसली इसको नहीं लिया जा रहा। लेकिन ओवर टू यू, ओवरऑल सिचुएशन आप पाकिस्तान में कैसे देख रहे हैं? सिर्फ अगर इस्लामाबाद की बात करें तो सारे हॉस्पिटल इस वक्त फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। जी, बात यह है जी कि यकीनन ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसकी बड़ी एक यानी वजह है, और वो वजह यही है कि वायरस में वेरिएशन आई है और ये सो कॉल्ड ब्रिटिश वेरिएंट जो है, ये तकरीबन 60-70% इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, या जिस आसान लफ्ज़ों में वबा के फैलने की रफ्तार जो है वो 70% के करीब ज़्यादा है निस्बतन उस वायरस के जिसके सामना हमें फर्स्ट फेज में था। तो ऑब्वियसली जब ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा तो उसी तनासुब से लोगों को बीमार भी करेगा। तो यकीनन ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और कब बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फर्स्ट वेव में जो सूरत हाल हमारे पास जून 2020 में थी, उसको तक पहुंचने तक हमें 3-4 महीने लगे थे। लेकिन ये जो अभी जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, ये तो मुझे हफ्तों में मुझे लगता है कि हम खुदा ना खास्ता उन फिगर्स तक पहुंच जाएंगे कि जो हमें 14 जून को या 20-21 जून को केसेस या डेथ्स के हवाले से हमारे जो फिगर्स थे वो मुझे बड़ी तेज़ी से हम उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं।
ठीक, तो डॉक्टर साहब किस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है? क्योंकि देखें आज भी एनसीओसी का इजलास हुआ और वो कहने की हद तक ऑन पेपर तो सारे एसओपीज हम जारी कर रहे हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन आपसे इंटरव्यू से पहले भी मैं बात कर रहा था कि 5-6 शादियां कम से कम मुझे अटेंड करनी थी इस वीक में, और जिस भी शादी में आप जाएं, मैं तो खैर एक में भी नहीं गया, लेकिन जहां पे भी आप जाएं वेडिंग हॉल्स खचाखच भरे हुए हैं, ना एसओपीज की परवाह है। इसी तरह आप बाजारों में चले जाएं, गलियों में चले जाएं, कोई उस तरह से एसओपीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। कम से कम ये तो किया जा सकता है कि ये जो गैदरिंग्स हो रही हैं, ये शादियां वगैरह, अगर लॉकडाउन की तरफ नहीं भी जाना, इस पर तो कम से कम फिलहाल पाबंदी लगाई जा सकती है। एब्सोल्युटली जी, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल। एक ये कि वबा और वायरस की वजह से बहुत तेज़ी से फैल रही है, दूसरे ये कि हमारे जो पिछले साल फर्स्ट फेज के दौरान जो हमारी वो जो पंच था हमारी इंतज़ामिया के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, उसमें कमी आई है। दोनों चीज़ों को अगर मिला लें तो वबा भी तेजी से फैल रही है और हम उसे कंट्रोल भी सही तरीके से या जिस इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आदल ये है कि आपके अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं किसी पार्टी को इसमें सिंगल आउट नहीं करना चाहता, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो अपोजिशन है, मतलब ये लोग इनकी तरफ देखते हैं और ये तमाम लोग खुद एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और जब फिर गवर्नमेंट की तरफ से ही जब ये कहा जाता है जी कि आप मास्क पहने या समाजी फासला रखें वगैरह वगैरह, तो लोगों के पास कोई वजह नहीं है कि वो इसके ऊपर यकीन करें, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो और वैसे भी हमारी कम्युनिकेशन, मैं समझता हूँ, चाहे वो वैक्सीन्स के हवाले से थी, चाहे वो ये एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उतनी स्ट्रांग बहरहाल नहीं है जितनी के फर्स्ट फेज में थी। और एक आखिरी बात मैं ये भी कहता चलूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमने थोड़ा सा ताख़ीर के साथ ये फैसले किए हैं जो आज एनसीओसी में किए हैं। ये ट्रेंड का अब चलना शुरू हो गया हुआ था। हमारी इंतज़ामिया फर्स्ट फेज के दौरान मॉनिटर भी कर रही थी, बड़ी फाल तरीके से जुर्माने भी करती थी, दुकानों बिजनेसेस को बंद भी कर रही थी जो एसओपीज पे अमल नहीं करते थे, लेकिन अब हमें वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मनफी रुझान है और ये किसी अच्छी सूरत हाल का पेश खैमा नहीं है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। पहला सवाल तो आपसे ये, और थोड़ी सी आप भी, मैंने भी क्लैरिफाई इसको किया और आपसे भी ये सुनना चाहेंगे कि लोग ये कहते हैं देखें जी वैक्सीन जो है उस एक तो उसके वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दूसरा वो कोई करामत वैक्सीन नहीं है, इमरान खान को लगी और अगले दिन उसको कोरोना हो गया। ये आपसे हम सुनना चाहेंगे। मैं तो यहाँ पे कह दिया कि जी डेवलप होने में एंटीबॉडीज़ वो 2 वीक लग जाते हैं, लेकिन अब आपसे चाहेंगे कि पब्लिक सर्विस भी आप मैसेज दें, क्या इमरान खान को जो वैक्सीन लगी वो करामत नहीं थी या क्या वजह थी? ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी थैंक यू जी। सबसे पहले तो ये बात है जी कि वैक्सीन जिन लोगों को लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, हेल्थ वर्कर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोग, उन तमाम लोगों को रजिस्टर होना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब रही बात ये कि ये मौसर है या नहीं, और प्राइम मिनिस्टर को लगी और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको इन्फेक्शन हो गई, तो ये बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ें हैं। इसकी साइंस को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब वैक्सीन लगाई जाती है तो वो तकरीबन 2-3 हफ्ते लेती है आपकी बॉडी के अंदर मुदाफ़ियत पैदा करने के हवाले से। और ये वैक्सीन खासतौर पे जो लगाई जा रही है, इसकी तो चूंकि 2 डोजेज हैं और दोनों डोजेज के दरमियान 3 हफ्ते का वक्फा होता है, तो लिहाजा इसमें इम्यूनिटी बनती है, जिसमें कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे इम्यूनिटी पैदा हो गई। अब अगर आज वैक्सीन लगी है और आपका एक्सपोजर वायरस से हो गया था चंद दिन पहले, तो ये वैक्सीन के लगने की वजह से वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वैक्सीन ने तो अपना टाइम लेना है आपको आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो ये समझ लेना बिल्कुल गलत है कि चूंकि उनको वैक्सीन लगी और 2 दिन बाद उनका पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो इसलिए लिहाजा ये वैक्सीन जो है मौसर नहीं है। बिल्कुल गलत है ये।
और इसको प्लीज़ ये बिल्कुल ज़हन में रखें कि ये वैक्सीन जो है ये टाइम लेती है इम्यूनिटी डेवलप करने के हवाले से। और दूसरी बात ये है कि न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि हमारी तमाम लीडरशिप, जिन जिन लोगों को भी लगनी चाहिए, हेल्थ वर्कर्स, मैंने खुद, हमारी अपनी फैमिली के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, उन्होंने खुद, उनके वालिद साहब ने, सब ने यही वैक्सीन लगवाई है और हमें किसी को किसी किस्म का कोई ना तो साइड इफेक्ट हुआ है और हमारा ये ख्याल है कि आने वाले चंद हफ्तों के दौरान वी विल बी प्रोटेक्टेड, हम इससे महफूज हो जाएंगे इस बीमारी से। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद थोड़ी सी मुल्क की सियासत की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ओपोजिशन इत्तेहाद को तकसीम का सामना है। इस्तीफों के मामले पर शुरू होने वाला इख्तिलाफ अब सेनेट में ओपोजिशन लीडर के मामले पर अटक चुका है और यूं महसूस हो रहा है कि पीडीएम खुद धड़ेबंदी का शिकार होती नजर आ रही है, जिसका एक और सबूत 26 तारीख को मिलेगा, जब लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा लेकिन मरियम नवाज की नायब पेशी को एक बड़े सियासी पावर शो की हैसियत से देखा जा रहा है, जहां मौलाना फजल रहमान के मुताबिक पीडीएम की दीगर जमातें भी नून लीग के साथ साथ इज़हारे यकजहती के लिए शामिल होंगी। हुकूमत इसे नैब पर दबाव का नाम दे रही है और तासुर बन रहा है कि 26 तारीख को यानी 4 दिन बाद मरियम नवाज की पेशी के मौके पर कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आ सकता है। लेकिन यह भी देखना होगा कि पीडीएम के सरबराह की दावत पर पीपल्स पार्टी में इस मार्च में जो है मरियम नवाज के लिए जो हो रहा है उसमें इज़हारे यकजहती में शरीक होती है या नहीं, जो इस वक्त इस्तीफों पर इनकार के साथ साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के उसूल के लिए ना सिर्फ पीपल्स पार्टी डटी हुई है बल्कि बाकायदा तौर पर लॉबिंग भी कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी इससे पहले बीएनपी मैंगल और अवामी नेशनल पार्टी से भी सेनेट में अपने उम्मीदवार की हिमायत के लिए राब्ते कर चुकी है। लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात हो रही है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज को उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इखलाकी तौर पर नून लीग की हिमायत की पाबंद है। ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। ये एक असूली फैसला हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि असूल के तहत इसी फैसले पर सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। मेरा ज़ाती ख्याल है, मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी, और अगर कोई इसमें समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब ज़रूरत नहीं है। अब नाज़रीन सवाल ये उठ रहा है कि इस्तीफों के मामले पर पैदा होने वाला इख्तिलाफ मजीद गहरा होगा और पीडीएम के खात्मे या धड़े बंदी के नतीजे में ये निकलेगा या नहीं, और इस इख्तिलाफ को दूर करने की कोशिशें कामयाब होंगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक पीडीएम की कश्ती में होने वाले सुराख को मौलाना फजल रहमान भर चुके हैं। पीडीएम की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भर दिया है और अब मामला सिर्फ ये है कि 9 जमातें कह रही हैं कि अब ही वो वक्त है कि इस्तीफे दे के इस हुकूमत को रुखसत किया जाए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अभी फ़िलहाल इस्तीफे देने का वक्त नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इख्तिलाफ की मौजूदगी में इस सुराख को कैसे भरा गया, जबकि अब तक सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो भी सामने नहीं आया। किसका होगा, इस मामले पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। साफी और तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीडीएम की सियासत को कहाँ जाता आप देख रहे हैं? बिलावल आज मंसूरा पहुंच गए, इसका मतलब ये कि वो सोलो फ्लाइट की शायद एक तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम और मौलाना जो हैं वो 26 तारीख को नैब की तरफ वो मार्च कर रहे हैं इकट्ठे। सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला है, बिलावल उसके लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं और नून लीग ये कह रही है कि मॉरली स्पीकिंग ये हमें मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी वो हमारा होना चाहिए, सेनेट में हम बड़ी पार्टी हैं। किस तरफ ये मामला जाता दिख रहा है आपको? देखिए आदिल, पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक मसला ये है कि उनके ज़ख्म इतने गहरे हैं एक दूसरे के हवाले से और इतने गहरे ज़ख्म लगाए हैं एक दूसरे को कि वो मरहम रखते भी हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ मौजूद होती है और वो किसी भी वक्त जो है वो दोबारा उभर के सामने आ सकती है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर आप देखें कि उनका बड़ा तल्ख माजी भी रहा है
फिर 2006 में हमने देखा कि मीसाक़ जमहूरियत के बाद चीज़ें कम हुई, शिद्दत में कमी आई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ ने ये तस्लीम किया कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, लेकिन फिर हमने देखा ज़ाहिर है बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सूरत हाल बड़ी बदल गई है। अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें लगता ये है कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़, इसमें तो मंतक लगती है, समझ आती है कि जी इस्तीफ़ों देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि माजी में जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ा दिया था तो ज़ाहिर है 6 महीने 4 महीने साल भर इस्तीफ़े लेके बैठ गए थे। इसी तरह अब भी हो सकता है। वो ये समझते हैं कि इस प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, चाहे आप इलेक्शन माने ना माने। लेकिन अब जो सूरत हाल, आखिरी मीटिंग जो चक शहजाद में मैं वहाँ मौजूद था, मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि जरदारी साहब ने इतनी तल्ख ज़बान क्यों इस्तेमाल की। यही बात इस्तीफ़ों की पोजीशन जो है वो बड़े आराम से यूसुफ रज़ा गिलानी या शहरी रहमान साहिबा या कायरा साहब किसी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे, और इवन बिलावल भुट्टो उसी पोजीशन पर खड़े रहते हुए। लेकिन जिस अंदाज में बात हुई, अब ये बात क्यों हुई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, बात उसमें भी गलत नहीं थी कि वापस आकर लीड करें, लेकिन वो लग ये रहा था जैसे पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकलना चाह रही है। तासुर ये डेवलप हुआ जरदारी साहब की इतनी तल्ख बातों से कि गालबन पीपल्स पार्टी निकलना चाह रही है। वो क्यों निकलना चाह रही है, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कहीं कोई मामलात चल रहे हों, या ये कि पीपल्स पार्टी ये समझती हो कि इन हाउस चेंज के अलावा कोई भी ऑप्शन सड़कों का अडॉप्ट करना जो है वो कॉन्फ्रंट्रेशन है। फिर दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के बाद जो लाइन ली और इतना सख्त बयानियाँ, पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जरदारी साहब उस बयानिए के साथ नहीं चलना चाहते। वो समझते हैं कि उस बयानिए में उनको नुकसान ही नुकसान है। तो वो पीडीएम से अब जो है वो निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे। अब जिस तरह आपने बात की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाली बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि तय ये हुआ था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी खड़े होंगे। उन्होंने एज ए सेनेटर भी पीएमएलएन की मेजॉरिटी है वहाँ, यानी अगर विद इन दी ऑपोजिशन देखें, लेकिन उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए। तो उनका क्लेम जो है कि जी तय ये हुआ था कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन गिलानी साहब लड़ेंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का है, ये पीडीएम का फैसला है। अब अगर पीपल्स पार्टी इसको नहीं मानती तो दरअसल अमलन पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर आ गई है। और तासुर यही मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी गालबन पीडीएम के बगैर जाना चाहती है, और उसकी वजह बहुत ऑब्वियसली समझ में आती है कि मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ जो लाइन ले रहे हैं वो बहुत ही हार्ड लाइन है, और उस हार्ड लाइन के साथ पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में भी है, और पीपल्स पार्टी अदरवाइज भी पीपल्स पार्टी का आगे कोई इस तरह का स्टेक नहीं लगता। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम में रहना चाह रही है। वो ऐलान अच्छा मज़े साहब, इसमें फिर 2 सिनारियोज हैं। अगर तो पीपल्स पार्टी नहीं रहना चाह रही और निकलना चाह रही है, इसका मतलब कि नून लीग और मौलाना साहब जो हैं वो बिल्कुल अपनी अलग से एक पोजीशन बाकी पीडीएम की जमातों के साथ वो शुरू कर देंगे। लेकिन इसका पूरा फ़ायदा जो है वो तो इमरान खान को इस सूरत में मिलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह अगर जारी रही, गवर्नेंस पे भी सवाल उठते रहे, लेकिन उनको एज सच वो वाला ख़तरा फिर नहीं रहेगा जो कि पीडीएम एज 11 जमातों के प्लेटफॉर्म से था एक ख़तरा कि जी हो सकता है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए, जल्द इंतखाबात हो जाएं। अब लग रहा ये है कि अगर ओपोजिशन अलग अलग सिंध में बट के निकल पड़ी तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। वो ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप देखें तो कि पीपल्स पार्टी का बुनियादी तदाद तहरीक इंसाफ से बनता ही नहीं है, माँ सिवाय इसके कि इमरान खान जो करप्शन के हवाले से उनका बयानिया है उसमें जरदारी और नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को वो एक ही ब्रैकेट करते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो अदरवाइज पीपल्स पार्टी का क्लैश तहरीक इंसाफ से बन ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी स्पेस चाहती है जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब में स्पेस उसे 2 तरीके से मिल सकता है कि अगर वो पीडीएम से बाहर निकल आते हैं तो एक फ्रेंडली अपोजिशन वो तहरीक इंसाफ के साथ करेंगे, वो पीएमएलक्यू के साथ कोई लाएमल बना सकते हैं पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि पीपल्स पार्टी डेस्परेट है पंजाब में इन होने में।
और पंजाब में इन होने में अगर मुस्लिम लीग नून से उसका क्लैश बनता है तो वो पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी का एक भरपूर क्लैश रहा है PMLN के साथ। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी किसी नए एंगल को देख रही है। पीपल्स पार्टी PDM के साथ इसलिए नहीं चलना चाह रही होगी, अब मैं फाइनल तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके बगैर भी उनके ऑप्शंस खुले हैं। और वो पंजाब में जब पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई थी तो पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था 2013 में कि शायद PMLN जो है उसके वोट कटेंगे और वो तहरीक इंसाफ को जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट कटे और वो तहरीक इंसाफ को गए। और पीपल्स पार्टी के कई पंजाब के सरकर्दा रहनुमा जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है पंजाब में इन होने के लिए गालिबन उसे नून लीग से कोई क्लैश लेना पड़ेगा, नून लीग से कॉन्फ्लिक्ट उनका बन सकता है और ये पीपल्स पार्टी पंजाब में इन हो सकती है नून लीग के साथ जो है अपने सियासी तदादात को बढ़ाकर। और वही मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सिंध में स्टेक नहीं है कोई बड़ा, और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से मुझे कोई बड़ा क्लैश नजर नहीं आ रहा। ठीक, चलें मजहर अब्बास साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ब्रॉडशीट स्कैंडल की बात करेंगे। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रॉडशीट स्कैंडल का जिम्मेदार कौन था? पाकिस्तान को करप्शन का पैसा वापस लाने की बजाय उल्टा एक बैनुल-अक़वामी फर्म को अरबों रुपए की अदायगी क्यों करना पड़ी? इन सवालात के जवाब जो हैं अब सामने आने वाले हैं। हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले इंक्वायरी कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके चंद नुकात जो हैं वो मंजर आम पर आ भी चुके हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, क्योंकि ज़राइक से सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक इस रिपोर्ट में सबसे अहम इंकशाफ ये किया गया है कि 2008 में ब्रॉडशीट की जगह किसी और कंपनी को $15 लाख की अदायगी का सरकारी रिकॉर्ड सिरे से मौजूद ही नहीं। आपको ये याद दिलाते चलें कि ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान मुआहदा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नैब के पहले चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अमजद ने किया था, लेकिन 2003 में उस मुआहदे को फिर मनसूख कर दिया गया, जिस पर ब्रॉडशीट ने बरतानवी अदालत से रुजू करते हुए हरजाने का केस कर दिया था। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोशिश की गई कि मामला हल किया जाए और ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात किए गए, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम से इस बात से लाइल्म रहे कि ब्रॉडशीट खुद 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और जिन अफराद के साथ हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है उनका कानूनी तौर पर ब्रॉडशीट से अब कोई ताल्लुक नहीं था। ये तमाम इंकशाफात हाल ही में बरतानवी अदालत में सामने आए, जहाँ ये इंकशाफ भी हुआ कि इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान ने एक गलत कंपनी को $15 लाख की अदायगी भी कर दी। और अब ये इंकशाफ हुआ है कि इस अदायगी का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड अजमत शहीद शेख की सरबराही में बनने वाले कमीशन की ये तहकीकात में जो है बात सामने आई है कि इस स्कैंडल से मुतालिक अहम फाइल्स जो हैं वो वजारत ख़जाना, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से गायब हो चुकी हैं और लंदन हाई कमीशन में भी इस अदायगी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यानी सरकारी ख़जाने से $15 लाख किसको अदा किया गया कोई नहीं जानता। कमीशन ने इस अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दिया है, जिसमें उन वकला को भी ज़िम्मेदार करार दिया गया जिन्होंने एक गलत कंपनी से मुआहदे में किरदार अदा किया। कमीशन की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में 2008 में होने वाले मुआहदे पर उस वक्त की नैब इंतज़ामिया और बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन को ज़िम्मेदार करार दिया। कमीशन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को $25 मिलियन का हर्जाना भी 2008 के मुआहदे की वजह से अदा करना पड़ा, लेकिन इस कमीशन की सबसे सनसनीखेज सिफारिश स्विस केसेस से मुतालिक है। और ज़राए के मुताबिक ब्रॉडशीट कमीशन ने नैब को सिफारिश की है कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी डी सील किया जाए और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि इससे मुतालिक क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि कमीशन की तहकीकात के मुताबिक स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में पाकिस्तान पहुँचाया गया और ये तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। आपको ये याद दिलाते चले कि इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात से मुतालिक तमाम मालूमात ज़राए से सामने आ रही हैं और हुकूमत की जानिब से इन मालूमात की अब तक ना तो तस्दीक की गई है ना ही तरदीद की गई है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने सिर्फ इस बात की तस्दीक की है कि कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो चुकी है, जिसका जायज़ा जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है। जहाँ तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, जो कि कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट मुझे भी यही मालूम हुआ है कि वो आ चुकी है। उस पर हमारी जो कानूनी टीम है वो बैठ के
और हम इसका जायज़ा लेंगे और फिर हम बजाय इसको लीक करने के हम बिल्कुल आवाम में पेश करेंगे, आपके सामने मीडिया के सामने ये पेश होगी और वो अगले 1-2 रोज़ में हो जाएगी। हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट को आम करेगी, अहम सवाल है क्योंकि इब्तदाई मालूमात में कन्फ्यूजन भी कुछ नज़र आ रही है और नाकाफ़ी भी हैं ये मालूमात। इन सवालों के जवाब अब भी आना बाकी हैं कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में एक गुमनाम कंपनी से कैसे मुआहदा किया गया और फिर 2 साल बाद ही क्यों मनसूख कर दिया गया, जिसके बायस पाकिस्तान को अरबों रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा। उम्मीद है कि हुकूमत इस रिपोर्ट से सियासी फ़ायदा उठाने की बजाय इन सवालों के जवाब अवाम के सामने लाएगी और ज़िम्मेदार जो हैं उनको बिला तफरीक सज़ा दी जाएगी। ऐसा ना हो कि स्विस केसेस जैसे मामले में अहम सवालात छुप जाएं और एक बार फिर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएं। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ज़राए से ये सारी मालूमात सामने आ रही हैं, लेकिन अब तो अटॉर्नी जनरल साहब ने आपने भी कंफर्म कर दिया है कि 2008 में जो $15 लाख की पेमेंट हुई थी उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ये कितना बड़ा इंकिशाफ है और आपका क्या टेक है इस पर? देखें, इसीलिए तो कमीशन बना था कि वो सारे वाकयात जो हैं, वो जो फैक्ट्स हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उस सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाएं। कमीशन को बहुत सफिशिएंट एम्पावरमेंट थी, इनके पास पावर्स थी, ये बुला के इसका पता करा सकते थे इन डॉक्यूमेंट्स का। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अपेरेंटली तो ये कमीशन की, मैं तो समझता हूँ कि पूरी रिपोर्ट तो अभी हमने नहीं पढ़ी, जब तक पढ़ ना लें वैसे भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अपेरेंटली ये एक वीकनेस नजर आ रही है कि भाई जब आपको इतना एम्पावर किया गया था तो ये क्या वजह हुई कि आपने उन तमाम लोगों को जो कि इस रिकॉर्ड की जो कस्टडी के जो इंचार्ज थे या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तो उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, उनको क्यों नहीं पूछा गया और कैसे ये रिकॉर्ड गुम हो गया? तो ये मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। ओवरऑल इरफान कादिर साहब, ये जो रिकॉर्ड गायब होना है तो ये रिकॉर्ड एक ही जगह पे तो नहीं पड़ा होता, जाहिर बात है 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट फिर क्या? अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर कमीशन के क्या नताइज सामने आए होंगे? क्या तहकीकात कमीशन कर सकती है अगर रिकॉर्ड ही नहीं है अवेलेबल? रिकॉर्ड नहीं भी उससे क्या फर्क पड़ता है? डिसीजन मेकिंग का तो पता होता है ना कि किसने कौन से वक्त डिसीजन मेकिंग की। कोई भी गवर्नमेंट का जो महकमा है, खा वो लॉ मिनिस्ट्री है, खा वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है या नैब है, वहां पे इतने ज्यादा एहलकार होते हैं, सबको एक एक चीज का पता होता है। ये तो तमाम अफसरान को बुलाया जाए, उनसे पूछगिछ की जाए तो रिकॉर्ड तो रिकंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, ऐसी कौन सी बात है? ठीक, चलें। इरफान कादिर साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।